क्लास 10th गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या है हमारा पहला चैप्टर? हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी तक आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा पिछले क्लासेस में, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब आप केमिकल रिएक्शंस को इस चैप्टर में सीखोगे और केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस के फॉर्म में भी कैसे लिखा जाता है ये भी आप सीखोगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस जो हैं पढ़ने हैं और उन सभी रिएक्शंस को हम पूरा पेज भर भर के तो डिस्क्राइब करेंगे नहीं, उन्हें हम शॉर्ट में इक्वेशन में लिखते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक का, ये आपकी साइंस की बुक का एज वेल एज आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होने वाला है। आपकी बुक का एज वेल एज आपके केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर होने वाला है। ठीक है, यही आपका बेस है केमिस्ट्री के आने वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इजी चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ें भी नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ चेंजेस से हम करने वाले हैं शुरुआत। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखो ये टॉपिक जो है आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो फिर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही आप आगे पहुँचोगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। उसके लिए पहले आपको ये थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, यानी कि शेप, साइज़, कलर, ये चेंज हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की रिएक्शन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी वो किन केमिकल से बना है, ठीक है, वगैरह जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, तो हम उससे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, वैसे ही फिजिकल चेंज जो है वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल, यानी कि आमतौर पर बहुत सारे ऐसे फिजिकल चेंज होते हैं ज़्यादातर जो रिवर्स कर सकते हैं खुद को, जैसे पहले थे वैसे वापस हो सकते हैं रिएक्शन के बाद। लेकिन आमतौर पर केमिकल चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल, यानी आप उन्हें वापस उनके स्टेट में नहीं ला सकते हो। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि रिएक्शन के बाद आपको बेटा कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी आपके पास चीज़ थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से तो चेंज हुई है। ठीक है, तब कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बदल गई। केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाने से एक नया ही प्रोडक्ट मिलता है और नए प्रोडक्ट की नई प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है आपको साथ में। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघल जाती है। आइस भी क्या, वाटर ही है। स्टेट उसका कैसा है? सॉलिड। पिघलने के बाद क्या बन जाएगी? वाटर। उसका स्टेट कैसा होगा? लिक्विड। तो कोई आपको नई चीज़ मिल गई क्या? नहीं ना, सेम चीज़ है, बस उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज हो गया। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फाड़ना। ठीक है, पेपर फट जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन जो मटेरियल है पेपर वो वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, आप उसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ ही चेंज फिजिकल के ऐसे हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। उसके बाद केमिकल चेंज में एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आपके आयरन मेटल का, यानी कि आपके लोहे का जंग खा जाना। ठीक है, आप उसे वापस ठीक नहीं कर सकते हो। एनी हाउ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनाना, क्या आप उसे वापस से दही दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फिजिकल के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। वैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। अब आपको ये कैसे होता है? होता है बेटा, उसके आगे है वैन केमिकल चेंज अकर्स। अभी हमने जो केमिकल चेंज पढ़ा, तो जब केमिकल चेंज होते हैं तभी तो केमिकल रिएक्शन होता है। मैंने कोई रिएक्शन किया और केमिकल चेंज हुआ उसमें, तो उसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि मैंने जो रिएक्शन किया वो कैसा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। और जब जब बेटा केमिकल रिएक्शन होता है तब ये चार चीज़ें देखने को मिलती हैं, या चारों देखने को मिलेंगी, या तीन, या दो, या फिर कोई एक। पहला है चेंज इन कलर, उसका कलर बेटा चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज़ तो उसका कलर क्या है? चेंज हो जाएगा। या फिर उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टेट में क्या क्या आता है? लिक्विड आता है, सॉलिड आता है, गैस आता है। स्टेट मतलब गुजरात राजस्थान नहीं। ठीक है, तो ये जो उसके स्टेट हैं वो चेंज हो सकते हैं, या फिर उसके टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा,
या फिर कोई एक नई गैस उत्पन्न होगी बेटा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, अब देखो इसके बारे में ही आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। आप एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो सबसे पहले ये दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स के टाइम जब दूध खुला छोड़ दो बाहर तो क्या फट जाता है, ख़राब हो जाता है। आयरन तवा या फिर आयरन का कोई भी आर्टिकल ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देने पर क्या हो जाता है उसके अंदर, यानी कि मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी। वैसे ही ग्रेप्स सड़ जाते हैं, अंगूर, खाना बनता है, फूड इज़ कुकड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे खाने के अंदर खाना पचता है यानी डाइजेशन की प्रोसेस, एंड वी रेस्पायर यानी जो हम सांस लेते हैं वाली प्रोसेस। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं बेटा। देखो आगे क्या लिखा है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। जो इनिशियल सब्सटेंस था यानी जिसके साथ आपने रिएक्शन किया, तो शुरुआत में जो सब्सटेंस था उस सब्सटेंस का नेचर मतलब हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेचर मतलब क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उसकी आइडेंटिटी मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस, राइट, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपने जो सब्सटेंस लिया था इनिशियली, ये सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही चेंज हो रही। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये केमिकल चेंज है, कह सकता हूँ ना कि केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, वही यहाँ हो रहा है। तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। So we have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Now whenever a chemical change occurs, जब एक chemical change होता है, we can say that a chemical reaction is taken place. हम कह सकते हैं कि जब chemical change होगा तब एक chemical reaction होगी। और वो कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो 4 चीज़ें हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस पढ़ा भी आपने, अब इसी को आप देखोगे कि केमिकल को इक्वेशंस के फॉर्म में बेटा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये होता क्या है, केमिकल reactions when represented through symbolic representation are called chemical equation। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जो आपने केमिकल रिएक्शन लिखी ना उसको आप उसके केमिकल वाले सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। कैसे करोगे, आपने क्लास 9th में तो पढ़ाई है, बहुत सारे एलिमेंट्स को आपने पढ़ाई होगा कि उन एलिमेंट्स का केमिकल सिंबल कैसा होता है। जैसे कि मैं यहाँ एक रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैग्नीशियम एक मेटल होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूँ तब उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। ये इतने लंबे सेंटेंस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वर्ड इक्वेशन में लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो मतलब गिव्स, वो मैं दे रहा है, तो रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब इसी को मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उसके केमिकल सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। ठीक है, तो मैंने उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है ना, Mg + O2 गिव्स MgO। मेरे पास उसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई, मतलब कि मैंने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब इस इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम प्लस O2, ये एरो को, पहले एरो को समझो। ये जो एरो है बेटा, ये एरो क्या है, एरो टुवर्ड्स प्रोडक्ट। एरो किसकी तरफ होगा बेटा, प्रोडक्ट की तरफ होगा। प्रोडक्ट क्या होगा पहले मुझे वो समझाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। एरो बताता है कि रिएक्शन किस साइड हो रही है। एरो जिस तरफ होगा बेटा उस तरफ रिएक्शन हो रही होगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि MgO से मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाया? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि एरो किसकी तरफ है, राइट हैंड साइड है।
मतलब मैंने यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट की और यहाँ पर रिएक्शन आकर ख़त्म की, ये एरो नहीं चलेगा। ये एरो क्या बता रहे हैं, राइट साइड रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ से रिएक्शन इस तरफ हो रही है। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, इस एरो के जो भी लेफ़्ट साइड में होगा, इस एरो के जो भी लेफ़्ट साइड में होगा उसे मैं कहूँगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जिनके साथ हम घातक रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, जिनके साथ हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। या फिर सिंपली कहो कि जो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस साइड होंगे, एरो के लेफ़्ट साइड। उसी तरीके से एरो के राइट साइड में, एरो के राइट साइड में क्या होंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद हमें मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अब आपको समझ में आएगा, देखो क्या लिखा है, एरो टुवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी जिस तरफ प्रोडक्ट बनेगा उस तरफ हमें एरो की साइड हमें किस तरफ करनी होगी, प्रोडक्ट की साइड। वापस समझा देता हूँ, जो एरो के लेफ्ट साइड में हम किन्हें लिखेंगे, जो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और एरो के राइट साइड में किसे लिखेंगे, जो हमें मिल रहा है रिएक्शन के बाद, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है केमिकल इक्वेशंस के बारे में। एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो इन एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अभी आगे मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा उस एक्टिविटी के बारे में। सो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी कहती है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जलाते वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, तब वो किस में बदल जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एंड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। और इस तरीके से बताने जाऊँ तो बहुत ही लंबा सेंटेंस हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो कौन सा सिंपलेस्ट वे है ये करने का, तो कौन सा वे है कि उसका एक वर्ड इक्वेशन बना दो। वर्ड इक्वेशन भी थोड़ा बड़ा है। वर्ड इक्वेशन में क्या किया, मैग्नीशियम लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा और उससे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब द सब्सटेंस दैट अंडरगो, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपको याद नहीं रखना है, आर द रिएक्टेंट्स, यानी कि वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज इनके साथ हो रहा है, जिन सब्सटेंस के साथ, वो रिएक्टेंट्स हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज एज अ प्रोडक्ट, और जो नया सब्सटेंस बेटा मिल रहा है रिएक्शन के बाद उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अ वर्ड इक्वेशन शोज अगेन, a word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them। हमें एरो क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनके बीच में प्लस आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। और उसी तरीके से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन्हें किस साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड। और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो उनके बीच में भी प्लस का साइन आ जाएगा। एंड द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और एरो हेड किसकी तरफ होगा, ऑलवेज प्रोडक्ट की तरफ। ये हमेशा याद रखना है कि एरो किसकी तरफ होगा, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ। और वो हमें क्या बताएगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, कहाँ से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऐसा एरो है, मतलब कि रिएक्शन यहाँ से हो रहा है यहाँ तक। ओके, कंप्लीट। फिर देखते हैं केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं एज पर योर टेक्स्ट बुक। इज़ देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो हाँ है। क्या है कि उनमें हम क्या कर दें कि वर्ड्स की जगह उनका केमिकल फार्मूला लिखते हैं, है ना। इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की जगह अगर हम केमिकल फार्मूला यूज़ करें तो और छोटा हो जाएगा, है ना। सो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, केमिकल रिएक्शन। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम ऊपर वाली रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये इसका केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक लंबे से सेंटेंस वाले एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उससे पहले आप टेक्स्ट बुक में थोड़ा पढ़ लो। देखो आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, मैं आपको अलग स्लाइड में थोड़ा समझाता हूँ। आपने पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, है ना। आपने 9th क्लास से पढ़ा था कि जो मास है उससे आप ना ही तो बना सकते हो, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन LHS का मास RHS के मास से इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में मैं जो भी प्रोडक्ट सब्सटेंस जो लिख रहा हूँ उनका टोटल मास राइट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके टोटल मास से इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मास को तो ना हम बना सकते ना हम तोड़ सकते हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने 40 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लिया, उसके साथ रिएक्शन की और मुझे सिर्फ 5 ही ग्राम चीज़ मिली। ये कैसे हो सकता है? भले कचरा और हो जाएगा, ठीक है, जो चीज़ बनने की है वो 5 ग्राम बनी होगी, लेकिन 35 ग्राम समझो मुझे वेस्ट मिला होगा। लेकिन जितना सब्सटेंस का जितना मास मैंने यूज़ किया है मुझे उतना का उतना ही टोटल रिटर्न में भी मिलता है। ये आपका लॉ कहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी एक एग्जांपल में सिखाया, ठीक है, तो उसको छोड़ दे, मैं आपको और इजी एक बताता हूँ। ये रिएक्शन तो आप जानते ही हो, दैट H2 + O2 इज़ H2O, है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? H2 यानी वाटर बनता है। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन का कितना मास होगा, कितना हाइड्रोजन है 2, और एक का कितना होता है 1, तो ये 2 ग्राम हो गया। उसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो गया 32 ग्राम। तो बेटा इसको प्लस कर दो तो कितना हो गया 34 ग्राम। और ये किसका हो गया? रिएक्टेंट्स का हो गया। और प्रोडक्ट में मैं देखूँ तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, यानी कि 16 ग्राम, तो टोटल कितना हुआ 18 ग्राम। मतलब कि मैंने 34 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला के 34 ग्राम लिया और मुझे सिर्फ 18 ग्राम ही वाटर मिला। ये तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसके हिसाब से तो दोनों साइड का मास सेम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ मास तो सेम नहीं है। तो वही हम सीखेंगे कि कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर पाएँ, जिससे बैलेंस करने से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का मास सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वही टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ वापस हम कहाँ पर थे। पहले टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब आप इसको वापस कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 ग्राम, ठीक है। मैग्नीशियम का मास होता है 24 ग्राम, ठीक है। वैसे ही 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32 ग्राम। तो ये टोटल कितना होना चाहिए 4, 5, 6, तो 56 ग्राम होना चाहिए। लेकिन MgO में कितना मास होगा मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना होगा 40 ग्राम। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। 56 ग्राम से मुझे सिर्फ 40 ग्राम ही MgO मिला, तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है, तो नहीं है। अब ये NCERT आगे क्या कहती है कि इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स, तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर हैं, इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस। अगर हैं तो इक्वेशन को बैलेंस कहेंगे, और अगर नहीं है सो देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस। तो इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस है? क्योंकि मास जो है वो दोनों तरफ सेम नहीं है, और मास को कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जो कि अनबैलेंस है उसे बेटा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें बैलेंसिंग ना हुई हो उसे मैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहूँगा।
अब देखते हैं कि जो बैलेंस हो उसमें क्या है। तो देखो, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना मैं मास को बना सकता हूँ, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। दैट इज़ टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं उनका मास और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट मिला उसका मास, दोनों का मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन अदर वर्ड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एटम्स सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एटम ही सेम होंगे तो मास भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है, तो यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है। अगर ये भी दो होता तो इसका मास कितना होता, 32। टोटल करने पे मेरा 56 ग्राम आ जाता। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो एटम ही सेम हो जाने चाहिए। ठीक है, नाउ हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत लंबी चौड़ी मेथड दी है कैसे बैलेंस होता है, तो एक बार मैं वो आपको टेक्स्ट बुक की मेथड समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे रियल लाइफ में तो मैंने जितने भी देखे हैं कोई भी इस मेथड को फॉलो नहीं करता है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक यहाँ रिएक्शन है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैंने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा तो हो गया Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब आप यहाँ पर देखो तो मैं मास काउंट करने नहीं बैठ रहा हूँ, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। यहाँ Zn सिर्फ एक है, यहाँ भी Zn सिर्फ एक है, यहाँ भी Zn सिर्फ एक है। नेक्स्ट यहाँ H2 है, यहाँ H2 है। ये तो बैलेंस ही लग रही है। हाँ, नीचे लिखा भी है कि बैलेंस है। नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स। देखो यहाँ SB1 है, यहाँ SB1 है, यहाँ O4 है, यहाँ O4 है, तो ये तो इक्वेशन जो है बैलेंस है। नीचे एक और इक्वेशन दिए वो देखो, यहाँ Fe1 है लेकिन यहाँ Fe कितने 3। बस यहाँ से पता लगा लोगे कि ये बैलेंस नहीं है, तो आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब आपकी टेक्स्ट बुक में क्या मेथड दी है, अगर हम टेक्स्ट बुक की मेथड देखें तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला स्टेप क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले क्या करो कि यहाँ बॉक्सेस बना लो। ठीक है, Fe Fe3O4 प्लस H2 चारों पे मैंने बॉक्स बना लिए। उसके बाद लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। अब एक लिस्ट बनाओ और उसमें एलिमेंट लिखो और दोनों साइड कितने कितने एटम है वो लिखो। जैसे कि आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है, एक ही है। Fe कितना है, एक ही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 और राइट हैंड साइड में Fe कितना है 3, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया 3 लिख लिया। वैसे ही H वाले एटम लेफ्ट हैंड साइड में H एटम कितने हैं 2 हैं, जबकि राइट हैंड साइड में भी 2 ही हैं। ठीक है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितने हैं 4 हैं। तो इसमें हाइड्रोजन वाली लाइन तो ऑलरेडी बैलेंस है बेटा, लेकिन आपका Fe और O ये बैलेंस नहीं है। तो इन्हें कैसे बैलेंस करेंगे मैं आपको पहले समझा देता हूँ। क्या मैं इस 3 को 1 बना सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग? अब आप बोलोगे कि हाँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कट हो गया 1 आ जाएगा। नो, इस मेथड से नहीं, मुझे कंप्लीट होल नंबर चाहिए। तो क्या मैं 3 को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जिससे मुझे कम्प्लीटली 1 मिले बाय डिवाइडिंग बाय अ होल नंबर? नहीं ना। बट क्या मैं 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जिससे 3 मिले? तो हाँ, 1 × 3 इज़ 3। वैसे ही मैं अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, है ना। तो बस वही करना है। यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक जन को उठा लिया, पहले यहाँ पर क्या किया है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन आइटम, ऑक्सीजन को मैंने ले लिया। अब ऑक्सीजन इनिशियली H2O में कितना है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया कि एक है वो, और सामने साइड Fe3O4 में कितना है 4 है। तो मैंने बैलेंस करने के लिए क्या किया, ऑक्सीजन को 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गए सामने भी 4 हो गए और यहाँ पर भी 4 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया,
उसके बाद इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुल कोफिशेंट 4 एज 4H2O, H2O के आगे पूरा 4 लगा दिया। हाँ ये भी मैं आपको बताना भूल गया, जैसे H2 है H2O, मुझे O को बैलेंस करना है तो 4 आ रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि O के नीचे मैं 4 लिख दूँ, नहीं ये नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ कि O के यहाँ आगे O के यहाँ आगे मैं 4 लिख दूँ, ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे कंपाउंड के आगे 4 लिखना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ इन्होंने किया है ना, पूरे H2O के आगे 4 लिख दिया। अब इससे क्या हो गया कि ऑक्सीजन तो हमारे 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम हो गई। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो रहे हैं, अगर मैंने ऑक्सीजन के आगे 4 लगा दिया तो ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, मल्टीप्लाई करने का 4 2 ज़ा 8, अब यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ तो 2 ही हैं। अब आप दिमाग लगाओ, आप क्या करोगे, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 8, और वो 4 आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर इसके आगे, ठीक है। बस अब आपको आ गया बैलेंसिंग करना, भाई इन्होंने आगे यहाँ किया है, तो मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने Fe को भी बैलेंस किया। Fe यहाँ कितना था बेटा, 3 था, 3 थे, यहाँ पर 1 था, तो मैं क्या करूँगा, इससे आगे 3 लिख दूँगा, हो गए 3 Fe। बस इस तरीके से बैलेंस करना होता है। लास्ट में हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, ठीक है, बैलेंस हो गई है। और किस मेथड से हमने बैलेंस किया, बुक के हिसाब से हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि ऐसी मेथड जिसमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस ना हो कि मुझे ये करना है, बस एक बार अप्लाई करने का अपनी मेथड, यानी कि हिट करने का, और फिर देखने का उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि ट्रायल करने का। तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। एज वी मेक ट्रायल्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बस, टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, सबसे छोटे से छोटा नंबर लेते हैं हम इसमें होल नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको आता ही होगा, आप इस चैप्टर को एज ए रिवीजन वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि मैंने यहाँ नोट्स में क्या लिखा था। बैलेंस में क्या है, मैंने Mg+O2 को बैलेंस कर दिया और उस मेथड को क्या बोला, हिट एंड ट्रायल मेथड। अनबैलेंस में क्या था कि Mg 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन O2 यहाँ 2 हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, तो क्या बैलेंस है, नहीं है। तो ये मेथड, ये मतलब इस तरीके से लिखना अलाउ नहीं होता है। अच्छा हाँ, आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे, और तब अगर आपने इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, इसीलिए अनबैलेंस तरीके से लिखना अलाउ नहीं है। और अनबैलेंस को मैं और क्या कहता हूँ, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, दैट्स इट। अब उसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है कि केमिकल इक्वेशंस तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन समझो कि जो मेरी मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि मैंने H2 तो लिया, लेकिन H2 मैंने गैस ली, H2 वैसे गैस ही होती है, ओके, ऑक्सीजन भी गैस ही होती है, लेकिन मैं एडिशनली कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो एलिमेंट लिया है ना बेटा, वो मैंने इस स्टेट में लिया है, मैंने सॉलिड लिया कि लिक्विड लिया। अच्छा, H2 यानी वाटर, वाटर के आगे अगर मैं S लिख दूँ तो बर्फ़ होता है, बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ तो सॉलिड फॉर्म में होती तो वो भी H2 है, H2O, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होती है। अब यही H2O लिक्विड फॉर्म में भी होता है, यही H2O गैस फॉर्म में भी होता है ना, स्टीम, है ना। तो मैं कैसे बताऊंगा कि किस फिजिकल स्टेट में कोई भी चीज़, इस तरीके से बताऊंगा। देखो, जब भी मुझे किसी का फिजिकल स्टेट बताना है तो अगर वो सॉलिड होगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म में उसके आगे S लिख दूंगा ब्रैकेट में, अगर वो लिक्विड होगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म में L लिख दूंगा, अगर वो गैस होगा तो शॉर्ट फॉर्म में G लिख दूंगा, बस इतना करना है, ठीक है। और अब एक नया स्टेट आ गया आपके सामने, एक्वस सॉल्यूशन। समझो मेरे पास कोई भी एक चीज़ है, मैंने उसे उसका एक घोल बना लिया है, ठीक है। मेरे पास नमक है, ओके, समझो नमक है, पानी में डाल के उसका घोल बना लिया, तो अब नमक तो सॉलिड होता है और पानी में मिलाया, समझो तो पानी तो लिक्विड होता है। तो अब इसको मैं फाइनली कहूँ क्या कि सॉलिड हुआ कि लिक्विड हुआ, तो वो हो गया एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि मैंने नमक का घोल बना दिया। तो उस घोल यानी सॉल्यूशन वाले के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ मतलब हम लिखते हैं AQ, ठीक है। तो आप AQ भी आपको सीख लेना है कि अगर आप किसी भी चीज़ का घोल ले रहे हो यानी सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसके लिए आप AQ लिखोगे, ठीक है। L नहीं लिखोगे कि लिक्विड है, नहीं। जैसे कि एसिड्स होते हैं, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, एसिड होते हैं HCl, तो HCl क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का सॉल्यूशन।
तो उसे आप लिक्विड नहीं लिखोगे, उससे आप लिखोगे AQ, यानी कि वो एक घोल है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मैंने ये रिएक्शन किया है, वो मैंने इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन किया तब मुझे मिला, ठीक है। अब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे टेम्परेचर भी तो मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने कितने टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन की है, क्या मैंने वो एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त प्रेशर भी ध्यान में दिया और समझो कि इतने प्रेशर पे मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की, तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कैटलिस्ट होते हैं एक तरीके के रिएक्टेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में मदद तो करते हैं एज अ रिएक्टेंट। क्या होते हैं ये? देखो, रिएक्टेंट होते हैं ये, केमिकल रिएक्शन होती है ना, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और इनके वजह से रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है। रिएक्शन कैसे हो जाती है? फास्ट हो जाती है। लेकिन इनका कुछ होता नहीं है लास्ट में, ठीक है, बस ये रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं। तो समझो मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, उसमें कैटलिस्ट डाल रहा हूँ, प्रेशर का ध्यान रख रहा हूँ, टेम्परेचर माप रहा हूँ, तो मैं कैसे बताऊँगा उसे शॉर्ट फॉर्म में? इस तरीके से बताऊँगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो एरो होता है ना हमारे पास, सिंबल एरो, उसके ऊपर या फिर उसके नीचे मेंशन कर दो इस बात को। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि CO जो कि गैस है, देखो मैंने G लिखा है मतलब गैस, 2H2 जो कि गैस है, ठीक है, उससे मिला मुझे CH3OH जो कि एक लिक्विड है। अब मैंने ये स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि 340 एटम लिए मैंने, तो मैंने उस क्या किया, एरो के ऊपर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है। वैसे मैंने एक और रिएक्शन लिखी, CaCO3, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, सॉलिड होता है, ठीक है, उससे मुझे CaO मिला, ये भी सॉलिड होता है, CO2 मिली, वो गैस होती है, ठीक है। अब मैंने इसके आगे एक ये लगा दी, आपको याद रखना पड़ेगा ये क्या है, ये ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का मतलब इन केमिस्ट्री होता है हीट, फिज़िक्स में इसका मतलब अलग होता है। अगर मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिज़िक्स में आपको कहीं ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज हो जाना, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपकी इनिशियल स्पीड है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी चला रहे हो समझो, और समझो आप चल रहे हो इतनी स्पीड से और लास्ट में आपकी स्पीड हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड चलते चलते, तो चेंज कितना आया? तो उसके लिए मैं सिंबल लगा देता हूँ ये वाला ΔV, मतलब चेंज कितना आया, ठीक है। तो फिज़िक्स में आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है चेंज, लेकिन इन केमिस्ट्री इस ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हीट। क्या होता है इसका मतलब? हीट। तो मैंने इससे आगे ट्राइंगल बना दिया, मतलब क्या हो रहा है कि मैंने CaCO3 में हीट दी तो मुझे ये दो चीज़ें मिली, ठीक है। ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जब आप फिजिकल स्टेट को लिखते हो तो देखो, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट? नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन। सो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के साथ ही हम उसका फिजिकल स्टेट भी बताते हैं कि हम उसे कैसे फिजिकल स्टेट में ले रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है? गैसियस, लिक्विड, एक्वस, ठीक है, जो मैंने आपको भी बता दिया है, सॉलिड स्टेट्स, और उनको किस नोटेशन से मेंशन करते हैं? G यानी गैस के लिए, L यानी लिक्विड के लिए, AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन के लिए, और S सॉलिड के लिए। द वर्ड एक्वस, देखो एक्वस आ गया ना, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वस वाला वर्ड हम कब लेंगे? जब हम किसी भी चीज़ का घोल ले रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन ले रहे हैं, ओके। और जैसे कि एक इक्वेशन जो हमने अर्लियर अभी मेंशन बैलेंस करना सीखा, उसी में क्या किया कि जो Fe है आयरन वो सॉलिड है, जो H2 है H2O है वो गैस है, जो Fe3O4 बना वो सॉलिड है, जो H2 बना वो गैस है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी कि किस स्टेट में वो है। नाउ नोट दैट G इज़ यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट, हाँ, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, H2O के आगे G लिखा है, तो इस H2O का मतलब क्या होगा कि ये स्टीम है। ये क्या है? वाटर किस फॉर्म में? स्टीम के फॉर्म में। अच्छा, लिक्विड की बात करूँ तो क्या उसके आगे G लिखूंगा? G मतलब तो गैस होता है, तो यहाँ पर वाटर को मैंने किस फॉर्म में लिया है? उसके स्टीम वाले फॉर्म में, ठीक है। नाउ नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2 टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, लिखा है ना। Usually physical states are not included in chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature हो गया, pressure, catalyst etc. for the reaction are indicated above, या तो ऊपर लिख दो या फिर नीचे below the arrow in the equation, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने आपको भी बताया अभी, ठीक है।
उसके नीचे दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले चैप्टर में आएगी, तब आप इसको याद करना। इसमें क्या है कि CO2 + H2O को कंडीशन क्या है, सनलाइट भी होना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तब मुझे मिला ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है +O2 + H2O। ठीक है, बस इतना। अब हम देख लेते हैं आपकी एक्टिविटीज़। बीच में 3 एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं, वो मैंने क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि उनमें भी आपको बताना है कि इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे केमिकल इक्वेशन में, और जब तक आपने पढ़ा नहीं तब तक आपको आएगा कैसे। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी तक नहीं बताया था, अब मैं इनको भी समझा देता हूँ। अब एक्टिविटी 1.1 में क्या कह रही है एक्टिविटी आपकी 1.1 कि हमें क्या करना है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर इज ओके क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम के रिबन जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर की होती है, उसे क्लीन करना है। एक्टिविटी 1.1 में पढ़ रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 सेंटीमीटर की उसे क्लीन करना है। कैसे? बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। पहले उसे सैंड पेपर से घिसना है बेटा, रब करना है जिससे साफ हो जाए। देन होल्ड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, और ये टोंग्स होते हैं, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये टोंग्स होते हैं, ये टोंग्स की हेल्प से आपको इसे पकड़ना है। देन उसके बाद बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। ये स्पिरिट लैम्प, ये लैम्प जो है आपका स्पिरिट लैम्प है, इससे आपको जलाना है बर्नर, और बर्नर या फिर बर्नर से जला सकते हो। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन। और जो इसकी ऐश यानी कि जो राख है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है ऐश, ये राख को कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व इट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर आपने मैग्नीशियम की एक रिबन ली, आपने एक मैग्नीशियम की रिबन ली बेटा, उसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जला सकते हो क्या? नहीं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने उसे जलाया। अच्छा, आप बोलोगे कि हम ये सिंबल भी तो यूज़ कर सकते हैं, आपने बताया इसका मतलब हीट होता है। सो इसका मतलब होता है हीट दी आपने उसे हीट नहीं दी, आपने तो उसे जलाया है बेटा। हीट देना और जलाना दोनों अलग अलग है। हीट देना मतलब होता है एक तरीके से एनर्जी देना, वो आप आगे देखो, आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं उसको जला रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जलने के बाद जो उसकी राख बनी उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। एक वाइट चमकदार फ्लेम से मैग्नीशियम रिबन जलती है एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और जो उससे बनता है वो वाइट कलर का पाउडर होता है। एंड दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन किसके बीच में हुई? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब आप इसे कैसे लिखोगे? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म देखो, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा नोट्स पे। मैंने लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, प्लस क्योंकि और भी चीज़ मैंने यूज़ की, क्या यूज़ की मैंने? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिखते हैं O2, और ऑक्सीजन मैंने किस फॉर्म में लिया? गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिला? उससे मुझे मिला MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। इतना लिख लिया। अब उसके बाद इसे क्या कर दो? लास्ट में बैलेंस कर दो। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे? इसके आगे 2 लिख देंगे। अब 2 लिखने से यहाँ मैग्नीशियम 2 हो रहे हैं, यहाँ 1, तो इसके आगे 2 लिख देंगे। हो गया ना बैलेंस? बस। अब देखो वही चीज़ नीचे लिखी है, और आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है। बेटा देखो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है उससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या है। कि आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है? सॉल्यूशन मतलब 1 किलो आ जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है। दोनों के सॉल्यूशन लेने हैं, फिर देखना है कि क्या होता है भाई इसको मिक्स करने से। तो लेड नाइट्रेट क्या लिया है? लेड, उसका साइंटिफिक नेम होता है Pb, केमिकल फार्मूला। और नाइट्रेट के लिए होता है NO3। ठीक है, सो लेड के लिए आ गया Pb, और नाइट्रेट के लिए आ गया NO3। यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि आपने तो पढ़ा ही होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो जाते हैं आपस में, है ना, एक्सचेंज हो जाते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना,
तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला आ गया PbNO3 और AQ क्या बता रहा है कि मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया यानी इसका घोल लिया है। वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड ले लिया KI, उसका भी एक्वस फॉर्म में ले लिया उसको, दोनों को मिक्स किया तो ये PB आई के साथ रिएक्ट करेगा तो PbI2 बन जाएगा, और ऐसे ही ये NO3 K के साथ रिएक्ट करेगा तो KNO3 बन जाएगा। ठीक है, और जो मुझे PbI2 मिला है वो एक सॉलिड है और KNO3 मिला वो एक घोल है यानी एक्वा सॉल्यूशन है, और इसका कलर होता है येलो। ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये याद रखो कि इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और फिर मैंने इसे क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। कैसे बैलेंस किया कि देखो यहाँ एक बार आप देखो तो PB यहाँ एक है, यहाँ भी PB एक है। ठीक है, चलो PB हो गया, सो मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, यहाँ N कितने हैं, N के बाहर ब्रैकेट में क्या है 2, यहाँ N कितना है, एक ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया आगे 2, लिखा ही हुआ है मैंने, क्या लिखा, ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 2, तो ये N हो गए 2। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे 3, तो मैंने बाहर 2 लिख दिया, तो ये ऑक्सीजन भी 6 हो गए। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर K कितने हैं 2, तो क्योंकि मैंने इसे आगे 2 लिख दिया तो K भी कितने हो गए 2 हो गए, और I कितना है 2, तो I तो यहाँ बैलेंस है बेटा, बैलेंस है, I2 लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये इक्वेशन को मैंने इस तरीके से बैलेंस पूरा कर दिया। ओके, अब देख लेते हैं 1.3 वाली एक्सरसाइज, जो कि इस वीडियो की लास्ट एक्टिविटी है। 1.3 एक्टिविटी क्या करना है कि आपको कुछ जिंक ग्रैनुअल्स लेने, जिंक के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स नहीं, टुकड़े लेने। ठीक है, इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, देख कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने जिंक के ग्रैनुअल्स ले लिए। उसके बाद क्या किया मैंने, या तो मैंने उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी होता था ना एसिड के लिए क्या आएगा AQ, या फिर मैंने उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं, H2SO4। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता, अगर यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो मैं इसको कैसे लिखता मैं इसको, मैं उसे लिखता हाथों से, मैं उसे कैसे लिखता HCl करके, कैसे HCl करके। ठीक है, अब ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा वही बताना है। तो Zn लिया सॉलिड प्लस HCl ले लिया एक्वस, तो मुझे मिला ZnCl2 एक्वस प्लस H2 यानी कि गैस, और मैंने इसे कर दिया बैलेंस। क्या कर दिया इसे, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस आप इस तरीके से बैलेंस करने की प्रैक्टिस भी करते रहना। तो आज की वीडियो में हमने इतना पढ़ा, अब अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।